नमस्कार और आज की कहानी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी एक बहुत ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानी, जिसका शीर्षक है सुखमय जीवन। जी, सुखमय जीवन। ये कहानी एक नौजवान लेखक के जीवन के एक ऐसे दिन की है जहां परीक्षा के नतीजों का तनाव है, एक अनचाही मुसीबत है और एक अप्रत्याशित मुलाकात भी। बिल्कुल। और ये सब मिलकर उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत कहानी। कहानी शुरू होती है हमारे नायक जयदेव शरण वर्मा से। वो एलएलबी की परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार बड़ा बेचैन करने वाला है ना। गुलेरी जी ने इसे बहुत ही मजेदार ढंग से लिखा है। हाँ, वो डाकिये की आहट से डरना या तार के चपरासी को देखकर हाथ पैर कांपना। और वो सपना तो कमाल का है। सपने में परीक्षक को 8 हफ्तों जितनी लंबी छुरी लेकर अपनी छाती पर बैठे देखना। ये सिर्फ एक छात्र का डर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये उस दौर की शिक्षा व्यवस्था और उससे जुड़ी महत्वाकांक्षाओं पर एक टिप्पणी है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ फेल होने का डर नहीं है। नहीं। एलएलबी की डिग्री उस समय बहुत बड़ी बात थी। सामाजिक प्रतिष्ठा, अच्छी नौकरी का टिकट। तो ये डर एक पूरे सिस्टम की उम्मीदों पर खरा ना उतर पाने का है। और नायक का वो सोचना कि काश परीक्षकों को प्लेग परिणाम के बाद होता, हाँ। ये उस तनाव को एक व्यंग्यात्मक राहत देता है। बिल्कुल। और इसी तनाव से भागने के लिए वो घर से बाहर निकलने का फैसला करता है, अपना लोहे का घोड़ा यानी बाइसिकल उठाकर। हाँ। और ये बाइसिकल यहाँ सिर्फ एक सवारी नहीं है, ये एक प्रतीक की तरह है। प्रतीक किस चीज का? उस दौर में बाइसिकल आधुनिकता, गति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक थी। वो उसे घर की चारदीवारी और परीक्षा के मानसिक दबाव से निकालकर प्रकृति के खुलेपन में ले जाती है। हाँ, वो इसकी तारीफ भी तो करता है, न दाना मांगे न पानी, चलाए जाइए जहां तक पैरों में दम हो। बिल्कुल, ये एक तरह से पारंपरिक बंधनों से आजादी का एहसास है। और इसी यात्रा के दौरान वो ख्यालों में डूब जाता है। वो अपने एक सन की दोस्त के बारे में सोचता है, जिसका सिद्धांत था कि वो जिससे पहली बार मिलेगा उसी से शादी करेगा। हाँ, और फिर उसे याद आता है कि कैसे उस दोस्त के पिता उसकी शादी सेठ गणेश लाल की कानी और मोटी बेटी से करवाना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि दहेज में 20-30 हजार का गहना मिलेगा। और यहाँ कहानी का पहला बड़ा सामाजिक कटाक्ष सामने आता है। क्या है वो? गुलेरी जी एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास दिखा रहे हैं। नायक का दोस्त सार्वजनिक मंच पर तो डिबेटिंग क्लब में बाल विवाह के खिलाफ भाषण देता है, लेकिन निजी जीवन में अपने पिता के सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं रखता। ये उस दौर के पढ़े लिखे युवा वर्ग की बेबसी और कह सकते हैं पाखंड पर एक सीधी चोट है। उनके विचार तो नए हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा इतना मजबूत है कि वो उसे तोड़ नहीं पाते। बिल्कुल सही। और यहीं से नायक के विचार और भी गंभीर हो जाते हैं। वो व्यक्तिगत किस्से से उठकर पूरे हिंदू समाज और भारत के उद्धार जैसी बड़ी बड़ी बातें सोचने लगता है। हाँ, वो सोचता है कि हमारे अच्छे विचार उन पशुओं की तरह हैं जिनकी बलि माता पिता की जिद की वेदी पर चढ़ा दी जाती है। वो भारत के उद्धार का कोई हल निकालने ही वाला होता है कि फिस। और ये जो फिस की आवाज है, ये साहित्यिक नजरिए से बहुत शानदार है। इसे बाथोस कहते हैं। बाथोस? वो क्या होता है? जहां लेखक जानबूझकर एक बहुत गंभीर या ऊंचे विचार को, जैसे यहाँ भारत का उद्धार है, उसे एक बहुत ही मामूली जमीनी हकीकत से तोड़ देता है। जैसे साइकिल का पंचर हो जाना। एग्जैक्टली। ये हास्य पैदा करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है। एक पल में हमारा नायक दार्शनिक है और दूसरे ही पल एक लाचार मुसाफिर। और उसकी हालत भी दयनीय हो जाती है। जेठ की धूप, कंकरीली सड़क और वो काले जूतों पर सफेद धूल। वो एक विद्वान से सड़क कूटने वाला मजदूर लगने लगता है। गुलेरी जी ने बड़े खूबसूरती से दिखाया है कि कैसे बड़ी बड़ी दार्शनिक बातें एक छोटी सी व्यावहारिक समस्या के सामने धरी की धरी रह जाती हैं। और यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। जी। उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, बाबूजी, क्या बाइसिकल में पंक्चर हो गया? हाँ, अब तक कहानी नायक के आंतरिक विचारों पर केंद्रित थी। अब वो बाहरी दुनिया से टकराने वाला है। और इस टकराव की शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है ना? नायक अपनी झूठी शान में जवाब देता है कि वो काला नगा पहुंच ही जाएगा, जबकि असल में उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। बिल्कुल, लेकिन वो लड़की कमला उसकी बातों में नहीं आती। वो समझ जाती है। वो जबरदस्ती साइकिल छीनकर उसे अपने घर ले चलती है। कमला का चरित्र यहाँ बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा।
उस दौर के कहानियों में आमतौर पर स्त्रियां निष्क्रिय या शर्मीली दिखाई जाती थी, लेकिन कमला आत्मविश्वास से भरी है। वो पहल करती है, वो एक तरह से नायक को रेस्क्यू करती है। हाँ बिल्कुल, वो पारंपरिक नायिका के सांचे में फिट नहीं बैठती। और फिर नायक उसे ठीक से देखता है, चश्मा पोंछकर, और खास तौर पर उसकी आंखें। गुलेरी जी लिखते हैं, उन आंखों में दया, हंसी और विस्मय भरा हुआ था। एक अद्भुत कोमल शांत ज्योति निकल रही थी। और नायक फौरन तय कर लेता है कि अगर वो प्रेम करेगा तो इन्हीं आंखों वाली स्त्री से। ये पहली नजर का प्यार है, जो उस दौर की रोमांटिक कहानियों का एक अहम हिस्सा था। लेकिन गुलेरी जी इसे एक नए मोड़ पर ले जाते हैं। कैसे? ये सिर्फ सुंदरता पर मोहित होना नहीं है। जैसे ही कमला को पता चलता है कि वो जयदेव शरण वर्मा हैं, सुखमय जीवन का लेखक, हाँ, तो कहानी का पूरा डायनेमिक ही बदल जाता है। ये कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है। नायक एक 25 साल का अविवाहित युवक जिसने गृहस्थी का भी अनुभव नहीं किया, उसे उसकी किताब सुखमय जीवन की वजह से दाम्पत्य जीवन का विशेषज्ञ मान लिया जाता है। और वो भी ऐसी किताब जिसकी साल भर में सिर्फ 17 प्रतियां बिकी थीं। यहाँ विडंबना अपने चरम पर है। ये लेखक की पहचान और उसकी असलियत के बीच के अंतर पर एक बहुत ही मजेदार टिप्पणी है। और फिर एंट्री होती है चाचा जी की, गुलाब राय वर्मा। हाँ, और वो अपना परिचय एक ब्रह्म समाजी के तौर पर देते हैं। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, वो क्यों? देखिए, उस दौर में ब्रह्म समाज एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। तो चाचा जी का ब्रह्म समाजी होना इस बात का संकेत है कि वो एक प्रगतिशील और खुले विचारों वाले व्यक्ति हैं। इसी वजह से वो एक लेखक का और उसकी किताब का इतना सम्मान करते हैं। बिल्कुल, अगर वो रूढ़िवादी होते तो शायद कहानी आगे ही ना बढ़ती। और वो चाचा जी तो सुखमय जीवन की तारीफ के पुल बांध देते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि उसे पढ़कर सुनाने से उनकी अपनी पत्नी से खटपट बंद हो गई है। और फिर वो नायक से कहते हैं, धन्य है आपकी सहधर्मिणी, आपका और उसका जीवन कितना सुख से बीतता होगा। और यहाँ नायक एक बड़ी दुविधा में फंस जाता है ना। बिल्कुल, सच बोल दे कि वो अविवाहित है और अपनी सारी विद्वत्ता का भ्रम तोड़ दे, या फिर इस झूठी पहचान को बनाए रखें। और वो दूसरा रास्ता चुनता है। हाँ, वो मुस्कुराकर ऐसा भाव बनाता है जैसे वो सचमुच संसार सागर में गोते लगा चुका है। ये इंसानी मनोविज्ञान का बड़ा सटीक चित्रण है। हम अपनी बनाई हुई छवि को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। दिन भर यही चलता रहता है। किताब की तारीफ, नायक के काल्पनिक सुखी पारिवारिक जीवन की तारीफ। और फिर शाम को बगीचे में वो कमला को देखता है और फैसला करता है, आज मरना है या जीना है। और वो उपन्यासों और नाटकों को याद करके बड़ी नाटकीयता से कमला का हाथ पकड़कर प्रेम का इजहार कर देता है। और उसका अंदाज देखिए, प्यारी कमला, मेरे जलते हुए हृदय में अमृत की पट्टी बन जाओ। ये भाषा असल जिंदगी की तो नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, ये किताबों की भाषा है। वो असलियत में प्रेम नहीं कर रहा, बल्कि प्रेम का अभिनय कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे वो एक अनुभवी लेखक होने का अभिनय कर रहा था। और नतीजा वही होता है जो होना था, बिल्कुल उल्टा। चुल्लू भर पानी में डूब मरो। चाचा जी भी उसे शैतान, कपटी, विष के घड़े जैसी उपाधियां देते हैं। जो नायक सुबह तक अपूर्व ग्रंथ का रचयिता था, वो शाम तक शैतान बन जाता है। क्योंकि उन दोनों के लिए नायक का विवाहित होते हुए किसी दूसरी स्त्री से प्रेम का इजहार करना चरित्रहीनता की पराकाष्ठा है। सारी गलतफहमी उसकी किताब और उसकी झूठी विवाहित पहचान पर टिकी है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब नायक झुंझलाकर वो वाक्य बोलता है जो पूरी बाजी पलट देता है। कौन सा वाक्य? भाड़ में जाए सुखमय जीवन, उसी के मारे नाको दम है। सुखमय जीवन के कर्ता ने क्या ये शपथ खा ली है कि जन्म भर कुआरा ही रहे? एक शब्द, कुआरा, इस एक शब्द से पूरी गलतफहमी का बुलबुला फूट जाता है। ये गुलेरी जी की लेखन कला का बेहतरीन उदाहरण है। इतने बड़े नाटक और तनाव को एक शब्द से सुलझा दिया। बिल्कुल, चाचा जी को तुरंत अपनी गलती का एहसास होता है। और फिर नायक सफाई देता है कि वो तो कमला से विवाह का प्रस्ताव रख रहा था ताकि सुखमय जीवन के उन आदर्शों का सच में अनुभव कर सके जो अब तक केवल उसकी कल्पना में थे। और कहानी एक सुकदन पर पहुंचती है जब चाचा जी उन दोनों का हाथ मिला देते हैं। तो अंत में एक पंक्चर हुई साइकिल उस नौजवान लेखक को उसके सच्चे सुखमय जीवन की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देती है। बिल्कुल, कहानी का शीर्षक जो शुरू में एक विडंबना लग रहा था, अंत में सार्थक हो जाता है। गुलेरी जी यही कह रहे हैं कि सुखमय जीवन पर किताबें लिखने से सच्चा सुख नहीं मिलता। बिल्कुल,
बल्कि उसे जीने से, अनुभव करने से मिलता है। भले ही उसकी शुरुआत एक गलतफहमी और एक साइकिल पंक्चर से ही क्यों ना हुई हो। तो इस कहानी में हमें हास्य, रोमांस और उस दौर के समाज पर सूक्ष्म टिप्पणियां, सब कुछ मिलता है। पाखंडी समाज, शिक्षा का दबाव और आधुनिक विचारों और परंपरा के बीच का संघर्ष। बिल्कुल, ये सब एक बहुत ही मनोरंजक कथा में बुना गया है और यही इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाता है। वो कैसे? आज भी हम सब कहीं ना कहीं अपनी एक सार्वजनिक छवि बनाते हैं जो हमारी निजी सच्चाई से अलग होती है। इसीलिए इस कहानी को समाप्त करते हुए एक विचार मन में आता है। क्या विचार है वो? ये कहानी 100 साल से भी पहले लिखी गई थी। ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के सोशल मीडिया और सेल्फ हेल्प गुरुओं के दौर में हम कितनी बार किसी के लिखे या दिखाए गए व्यक्तित्व को ही उसकी असलियत मान लेते हैं। सही बात है। हमारे प्रोजेक्ट किए गए आदर्श सुखमय जीवन और हमारी उलझी हुई असल जिंदगी के बीच का फासला क्या आज और भी बढ़ नहीं गया है? ये सोचने वाली बात है। तो ये थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी कहानी सुखमय जीवन। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कहानी और इसका विश्लेषण पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।